Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel Medico Ninja. Hope you all are doing well. So आज का जो वीडियो है उसमें हम बहुत एक इम्पॉर्टेंट लेकिन बहुत एक इजी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि है होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो होम्योस्टेसिस जो है वो एकदम बेसिक फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी की, जो कि हम जब सेल पढ़ते हैं और उसके साथ साथ ही हमको पढ़ाया जाता है होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर इस वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश करें तो इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है होम्यो, दूसरा है स्टेसिस। ठीक है, तो होम्यो का मतलब क्या होता है? सेम। ठीक है, मीन्स की दो चीजें सेम है। दूसरी चीज है कि स्टेसिस, स्टेसिस का मतलब होता है स्टैंडिंग, मीन्स के सेम स्टैंडिंग। ठीक है, होम्योस्टेसिस का मतलब होता है सेम स्टैंडिंग। दैट मीन्स कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसके अंदर एक एक सेल के बाहर जो फ्लूइड है, ठीक है, वो हमेशा सेम स्टैंडिंग में रहेगा, या फिर जो सेम प्रेशर रहेगा उसका उसका सेम न्यूट्रिशन रहेंगे उसके अंदर। ठीक है, सारी चीजें सेम रहेंगी थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। जो होम्योस्टेसिस है वो जो है कि पूरा एक फिजियोलॉजिकल थिंग है, उसके अंदर कोई पैथोलॉजी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो मैंने एक हमारे बायोलॉजिस्ट हैं, दूसरे हैं हमारे साइंटिस्ट। सो फर्स्ट वन जो है वो क्लाउडी बेंद्रेन, उन्होंने एक वर्ड दिया था मिलियर इंटीरियर। ठीक है, ये एक लेटिन वर्ड है आई थिंक, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? इंटरनल एनवायरमेंट। ठीक है, इंटरनल एनवायरनमेंट किसका? हमारी बॉडी का। दूसरे जो साइंटिस्ट है उनका नाम है वोल्टर बी कैनॉन, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है वर्ड जो कि है होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो अगर कोई आपको पूछे कि होम्योस्टेसिस वर्ड किसने दिया है तो वोल्टर बी कैनन ने दिया है। और इंटरनल एनवायरनमेंट की थियोरी पूरी किसने दी थी? तो क्लाउड डे बेरेंट ने दी थी, जो कि एक बायोलॉजिस्ट थे। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे किसकी? होम्योस्टेसिस की। सो टू मेंटेन द कांस्टेंट, सबसे पहले टू मेंटेन, ठीक है, किसको मेंटेन करना है? कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, मैंने कहा था ना कि दोनों चीजें एक दूसरे से मिलती जुलती है। अब इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी क्या होगा कि जो हमारे सेल है उसके बाहर जो सारा फ्लूइड है, हमारे सेल के अंदर जो सारा फ्लूइड है, ठीक है, उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट बोलते हैं हमारी बॉडी का। हमारी बॉडी का बाहर का एनवायरनमेंट क्या है? जो कि हमारा जो ये फिजिकल एनवायरनमेंट है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा एयर है, बहुत ज्यादा हमको सारी चीजें मिलती हैं। ठीक है, जो कि हमें सन मिलता है, सन रेज मिलती है, उसको हम कहते हैं एनवायरनमेंट, या फिर तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और हमारी बॉडी का अंदर के एनवायरनमेंट को हम बोलते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। तो इस इंटरनल एनवायरनमेंट को कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखने का काम जो एक मैकेनिज्म करता है उसको हम कहते हैं होम्योस्टेसिस। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट, राइट, जो कि मैंने आपको समझा तो दिया है, लेकिन अगर हम इसको बायोलॉजिकली समझने की कोशिश करें, या फिर तो हम हमारा थोड़ा सा मेडिकल टर्म इसमें यूज करने की कोशिश करें, तो देयर इज अ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, तो जो मैं आपको पहले से ही कहती आ रही हूँ कि हमारी जो सेल है उसके बाहर जो सारा फ्लूइड है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट इन शॉर्ट। ठीक है, तो सेल के बाहर कौन सा फ्लूइड होता है? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और सेल के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है? इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। तो जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट। उसके अंदर क्या क्या हो सकता है? एक तो ब्लड हो सकता है, ठीक है, कैपिलरीज के अंदर से सारा ब्लड जो बाहर निकलता है फिर बाद में अंदर जाता है। ठीक है, सारे न्यूट्रिशंस बाहर निकलते हैं फिर सेल के अंदर जाते हैं, वो सारी चीजें। दूसरा है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ओके, तो ये दोनों चीजें मिलकर बनाती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड के अंदर हमको बहुत सारे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स जो सारे सेल को चाहिए उसका मेटाबॉलिज्म करने के लिए, सॉरी, उसका सारा काम करने के लिए, तो वो सारी चीजें उसको मिलती है, जो कि सारे न्यूट्रिएंट्स हमको कहाँ से मिलते हैं? मेटाबॉलिज्म के थ्रू मिलता है। अब हम बात करेंगे कि भाई ये होम्योस्टेसिस के अंदर हमारे जो बॉडी की सारे सिस्टम्स हैं वो क्या उनका रोल है एक तरीके से। ठीक है, तो अगर हम मोटे मोटे तौर पर जो हमारी बॉडी के सारे सिस्टम्स हैं वो देखें तो देयर आर 9 सिस्टम्स। ठीक है, तो फर्स्ट वन है हमारे पास जीआईटी, विच इज अ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। देन मीन्स कि हमारा माउथ से लेकर हमारे एनस तक। ओके,
तो अब जीआईटी का रोल क्या है होम्योस्टेसिस के अंदर? तो होम्योस्टेसिस के अंदर आपने सबसे पहले तो देखा इंटरनल एनवायरनमेंट को हमको क्या रखना है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखना है। तो इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर जो सारे अभी मैंने बताया कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह मेटाबोलाइट्स होते हैं, तो उन सबको एक मेटाबॉलिज्म करने के लिए हमको जीआईटी की जरूरत है। ओके, दूसरा है हमारे पास रेसिपी। तो जब हमने ब्लड की बात करी तो ब्लड में से हमको क्या मिलता है, O2 ऑक्सीजन। तो हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा, वो इन शॉर्ट उसका काम यही है कि वो ऑक्सीजन को हमारे ब्लड के अंदर मिक्स करेगा और CO2 को बाहर निकालेगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम, जिसके अंदर हमारी किडनी, यूरेथ्रा, यूटेरर वगैरह सारी चीजें आ जाती है। तो वो क्या क्या काम करता है, हमारे यूटेराइन ट्रैक का क्या काम, सॉरी यूरिनरी ट्रैक का क्या काम है कि भाई जो बॉडी के अंदर खराब केमिकल्स हो गए हैं, यूरिया है बहुत ज़्यादा, या फिर जो हमने बहुत ज़्यादा कुछ मेडिसिन ले ली हैं, उसकी वजह से जो सारे एक्सक्रीटरी थिंग्स हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकाल देती है। ठीक है, यही एक काम है। और इसी के लिए जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसके अंदर जो प्रेशर है वो कम रहता है। मैं यहाँ पर आपको एक बहुत बड़ी सिस्टम का एक छोटे से सेल के ऊपर क्या इफेक्ट होता है ये चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास स्किन। अब कुछ लोग बोलेंगे कि स्किन भाई हमारा एक ऑर्गन है, इट इज नॉट अ सिस्टम, या फिर तो ये सारी चीजें। तो जो स्किन है ना, उसके अंदर सिर्फ बहुत सारी चीजें, लाइक उसके अंदर सेबेशियस ग्लैंड है, उसके अंदर स्वेट ग्लैंड्स हैं, उसके अंदर हेयर है, देन उसके बहुत सारे लेयर्स है, एपिडर्मिस है, डर्मिस है। ठीक है, इन सारी चीजों के अलग अलग काम है। तो इसीलिए हमने स्किन को एज अ सिस्टम यहाँ पर कंसीडर किया है, या फिर तो एक बहुत बड़ी चीज हमने यहाँ पर कंसीडर किया है। तो अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन के दो काम होते हैं। एक तो होता है कि वो हमारे जो ऊपर वाले सारे सेल्स हैं, ठीक है, उनको एक तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई जल्दी से हमारी स्किन के अंदर, स्किन के थ्रू हमें इन्फेक्शन नहीं फैलता। दूसरा काम इसका ये होता है कि जो है कि थर्मल रेगुलेशन के अंदर भी काम लगता है। ठीक है, दूसरा है हमारा ब्लड। तो ब्लड के थ्रू क्या क्या होता है, एक तो ऑक्सीजन सप्लाई होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता है। तीसरी चीज होती है कि जो सारे जीआईटी में से हमको न्यूट्रिएंट्स मिले हैं, मेटाबोलाइट्स हैं, उन सबको भी ब्लड ही सेल तक ले जाता है। ठीक है, तो ब्लड का काम ये हो गया ट्रांसपोर्ट करने का। दूसरा है हमारे पास लिम्फेटिक्स। तो लिम्फ ग्लैंड्स हैं, लिम्फेटिक्स हैं, उनके भी दो काम होते हैं। एक तो होता है कि जो हमारी बॉडी, जो कोई एक सपोज कोई एक सेल है, उसने अपना काम खत्म कर लिया, उसने खा लिया। ठीक है, अब उसको खाने के बाद उसका भी कुछ एक्सक्रीशन निकला होगा, तो वो थोड़ा सा एक्सक्रीशन जो है, वो सब्सटेंसेस थोड़े से जाते हैं हमारे ब्लड के अंदर और थोड़े से जाते हैं कहाँ पर, लिम्फेटिक्स के अंदर। ठीक है, तो लिम्फेटिक्स भी एक तरीके से एक एलिमिनेशन का काम करता है। दूसरा इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम होता है हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर, राइट। दूसरा है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स या फिर तो एंडोक्राइन सिस्टम्स। तो एंडोक्राइन के अंदर से हमको क्या मिलते हैं, हमको हॉर्मोन्स मिलते हैं। और हॉर्मोन्स हमारे इधर जीआईटी का काम हो गया, इधर रेस्पी का काम हो गया, यूरिनरी का काम हो गया, हमारे इमोशंस का काम हो गया, हमारे थर्मल का काम हो गया, सारी चीजें हॉर्मोन्स करवाते हैं, राइट। तो इसीलिए एंडोक्राइन सिस्टम भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो हमारा एनवायरनमेंट, इंटरनल एनवायरनमेंट है उसको मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज है स्केलेटल मसल्स। सो स्केलेटल मसल्स का एक काम ये होता है कि वो हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, वो हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे बोन्स को। और दूसरा इसका काम ये होता है कि ये कहीं ना कहीं जो प्रेशर है, एक इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर प्रेशर है, उसको ठीक रखती है। एंड लास्टली हमारा नर्व्स। तो जब हम होम्योस्टेसिस का मैकेनिज्म पढ़ेंगे उसके अंदर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से जो नर्व है, अब नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, हमारा ब्रेन आता है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड आती है और हमारी पेरिफेरल नर्व्स आती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब नर्वस सिस्टम के अंदर आती है, तो इन शॉर्ट हम सबको एकदम बेसिकली हमको पता है कि भाई हमारा ब्रेन जो है वो हमारी बॉडी की सारी चीजों को कंट्रोल करता है वाया नर्व्स, राइट। तो जब होम्योस्टेसिस है तो उसको भी कंट्रोल करेगा हमारा ब्रेन, राइट।
तो ये हो गया कि भाई कौन सी सिस्टम क्या रोल प्ले करती है, एकदम बेसिक से मैंने समझाया है, और उसका इफेक्ट हमारे सेल के ऊपर क्या होता है। अब बात करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ द होम्योस्टेसिस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली हमारे पास तीन मैकेनिज्म्स हैं, कभी कभी आपको दो मैकेनिज्म्स ही दिखेंगे, लेकिन मैंने जब बुक्स पढ़ी है तो मुझे तीन मैकेनिज्म्स मोटे मोटे तौर पर मिले हैं। तो फर्स्ट वन जो है वो है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो ये नेगेटिव फीडबैक है, इसके वर्ड के अंदर आप एक चीज देखोगे नेगेटिव, दैट मीन्स कि माइनस में कोई चीज जा रही है, राइट। अब माइनस में कोई चीज जाती है तो एक तौर पर हम उसको समझ सकते हैं कि वो जो जो एक प्रोसेस चल रही है उसका उल्टा हो रहा है, राइट। जो हमारे नंबर्स की बात करूं तो 0 to 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब हम माइनस में गिनते हैं तो देर इज अ -1 -2 -3 -4, राइट। और इन शॉर्ट अगर इस चीज को हम जो हमारा एसी है, एयर कंडीशनर है, उससे समझने की कोशिश करें तो जितना कम हमारे नंबर्स माइनस में बढ़ते हैं उतना ही ज्यादा हमें ठंड लगती है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि नेगेटिव फीडबैक मतलब कि माइनस में कोई चीज को जाना या फिर तो उल्टा होना किसी चीज का। तो यहाँ पर क्या होता है कि इट अरेस्ट द चेंजेस, दैट मीन्स कि जो चेंजेस हो रहे हैं पॉजिटिवली सारे चेंजेस हो रहे हैं उसको ये अरेस्ट कर लेता है। दूसरी चीज क्या करता है, रिवर्स करता है, ठीक है। रिवर्स दी, यहाँ पर द लिखना था, रिवर्स दी डायरेक्शन ऑफ द चेन, ठीक है। एक तो ये अरेस्ट कर देता है, वहां के वहां पर सारी चीजें बंद कर देता है। अब हम इसको बायोलॉजिकली समझने की कोशिश करें तो ये जो एक चीज होती है मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने हॉर्मोन्स के अंदर देखी है। जब आप हॉर्मोन्स पढ़ोगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब कोई हार्मोन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, और वहां पर जो 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 ऑर्गन के ऊपर उसको इफेक्ट करना है उसके ऊपर इतना ज्यादा अब हमको इफेक्ट नहीं चाहिए, तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हमारे ब्रेन के ऊपर। और क्या होता है कि जो वो सिक्रीशन है वो सबसे पहले तो वहां पर बंद हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद वो सिक्रीशन होना बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि सबसे पहले अरेस्ट होता है और उसके बाद क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, चेन रिवर्स हो जाती है। देन उसके एग्जाम्पल मैंने सबके अंदर एक एग्जाम्पल ये लिखे हुए हैं। सो देर इज अ रेगुलेशन ऑफ द हार्मोन एंड वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ठीक है। तो इन शॉर्ट सारी चीजों को अगर हमको बैलेंस करना है तो हमको नेगेटिव फीडबैक चाहिए होगा। बात करेंगे पॉजिटिव फीडबैक, जो सेकंड हमारा मैकेनिज्म है वो। पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, नॉर्मल सारी चीजें चल रही हैं अच्छे से, लेकिन हमें कहीं पर और ज्यादा अच्छे से करना है। दैट मीन्स कि नंबर्स के अगेन बात करें तो देयर इज अ 0 1 2 3 4, ये एक नॉर्मल चेन चल रही है, लेकिन उसके साथ ही साथ अगर हमको कुछ एडिशनली ऐड करना पड़ रहा है हमारी बॉडी को तो वो चीजें भी करती हैं, ठीक है। तो उसको हमने बोला है पॉजिटिव फीडबैक। तो देयर इज अ इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेन इन सेम डायरेक्शन, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन सेम हो रहा है, कोई अरेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो इंटेंसिटी थी वो सेम हो रही है, वो थोड़ी सी ज्यादा हो रही है। तो यहाँ पर एग्जांपल्स क्या मिलेंगे, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन अगर कहीं पर इंजरी हो गई, अगर आपको कहीं पर खरोच आ गई है वगैरह जो सारी चीजें हैं, तो वहां पर थोड़ा सा आपने देखा होगा कि ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसके बाद उसकी पपड़ी बन जाती है, हम उसको निकाल देते थे, अगेन वहां पर अच्छे से हमारा स्किन आ जाता है। तो ब्लड क्लॉटिंग इन केस ऑफ द इंजरी एक इसका एग्जांपल रहेगा। दूसरा होगा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। उसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक जाता है हमारे ब्रेन को कि भाई जो निपल है वो सक कर रहा है कोई, तो वहां पर से एकदम से प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है वो रिलीज होता है, और जो हमारा ब्रेन है उसके थ्रू मिल्क इजेक्शन का रिफ्लेक्स होता है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस के अंदर हमको पॉजिटिव फीडबैक मिलेगा। और थर्ड वन है हमारे पास फीड फॉरवर्ड, ठीक है। फीड फॉरवर्ड भी एक तरीके से नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक की तरीके से फीडबैक ही है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है कि ये दोनों चीजों को कंट्रोल करके रखता है कि भाई नेगेटिव फीडबैक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव फीडबैक ज्यादा हुआ तो क्या होगा, हार्मोन्स अच्छे से बनेंगे ही नहीं, राइट। और पॉजिटिव अगर ज्यादा होगा तो ब्लड क्लॉटिंग ज्यादा होना शुरू हो जाएंगी, उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होगा, एम्बोलिज्म होगा, ठीक है। ये सारी चीजें मेडिकल टर्म्स वहां पर होना शुरू हो जाएंगी। तो इस इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है फीड फॉरवर्ड। और टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस, ठीक है, कंट्रोल भी किसकी वजह से क्यों हमको कंट्रोल करना पड़ा है, टू अवॉइड द डिस्टर्बेंस, ठीक है। एंड फॉर एग्जाम्पल द इंक्रीज और डिक्रीज द बीपी, ठीक है। कभी कभार क्या होता है कि हमको एक्सरसाइज करनी है
तो हम पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाते हैं उसके लिए कि भाई मेरे को एक्सरसाइज करनी है। अगर मुझे कार्डियो करना है तो हमको पता है कि भाई मेरे को कार्डियो करना है। तो आप देखोगे कि आपका जो बीपी है या फिर तो आपका ब्लड का सर्कुलेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा पहले ही, कार्डियो करने के पहले ही। तो वहां पर क्या होगा, स्लाइडली हमारा बीपी इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज कि हम एक तरीके से प्रिपेयर हो रहे हैं कि भाई कार्डियो करना है, तो फिर हमारी बॉडी को थोड़ा सा ज्यादा ब्लड चाहिए रहेगा। दूसरा है सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस विद सलाइवेशन। दैट मीन्स कि हमने खाना खाया तो सलाइवा तो सिक्रीट हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ गैस्ट्रिक जूस भी सिक्रीट होना शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज कि जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर बोलस आएगा तो उसको हम जल्दी से प्रोसेस कर सकें। ठीक है, तो ये था एक हमारा फीड फॉरवर्ड। तो ये था हमारा पूरा होम्योस्टेसिस। आई होप कि आपको जो सारी चीज़ें वो अच्छे से मैंने बेसिक से समझाई हैं, अच्छे से समझ में आई होंगी। और इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।